गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम पूर्व वीडियो में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी BSc पार्ट 3 का अध्ययन कर रहे थे और उसमें काफ़ी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज एक लास्ट टॉपिक और था, इसको अब सबमिट करने के पश्चात इसका असाइनमेंट दूँगा आपको और उसमें आपको अपने नोट्स के रूप में तैयार करना है। और उस संबंध में, इस NMR संबंध में कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को डाल सकते हैं, जिससे मैं आपकी समस्या का निराकरण कर सकूं। जैसा कि हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन कपलिंग। देखिए, स्पिन स्प्लिटिंग क्या होता है? स्प्लिटिंग वाला एक दूसरे से दूरी करना या स्प्लिट होना, टूटना। जैसे हमने कहा था, फॉर एग्जांपल से इसको हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। CH3CH2OH, एथेनॉल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको CH3 ये जब स्प्लिट करेगा किसके साथ? संयुग्मन होगा CH2 प्रोटॉन के साथ। मेन उद्देश्य क्या हमारा है? प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन के दौरान CH3 CH2 ग्रुप से इंटरेक्ट होगा, तो CH2 के द्वारा होगा तो क्या स्थिति बनेगी? इधर CH3 CH2 के द्वारा होगा तो क्या बनेगा? मैंने कहा था N+1, यानी N इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर ये इसके द्वारा, इसका मतलब कितने प्रोटॉन के द्वारा इंटरेक्शन हो रहा है? 3, तो 3+1 इसका मतलब 4। 4 को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेट। यहाँ पे क्या होगा? 2+1, 2 प्रोटॉन है, 3 के साथ इंटरेक्शन करेंगे और नियम क्या हमारा? N+1, N है नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, तो ये हो जाएगा 2+1 = 3, यानी ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट देगा एक क्वाड्रेट। ट्रिपलेट का मतलब है ये और ये 2 और 1, इस प्रकार से क्वाड्रेट में ये रहेंगे। तो अब इनकी स्थिति क्या होगी ट्रिपलेट में? 1:2:1। ये स्थिति 1:3:3:1, ये स्थितियाँ रहेंगी। यानी इसके 2 पार्ट किस रूप में? एक संयुग्मन के द्वारा बनते हैं, एक पार्ट वैसे बनते हैं, इनको हम आगे देखेंगे। और इसके बनते हैं 4, यानी यहाँ पे प्रोटॉन का 4 प्रकार से बनना है, यहाँ पे 3 प्रकार से प्रोटॉन व्यवस्थित हो रहे हैं। उसके पश्चात बचता OH, ये फंक्शनल ग्रुप का है, ये अपनी आइडेंटिटी एक अलग देता है। इसमें भी अंतर आएगा। अगर हम DMSO सॉल्यूशन मिलेंगे तो इसके साथ इसका इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के पश्चात क्या बनता है? ये ट्रिपलेट के रूप में अपनी वे बताएगा। और अगर इसको हम जल के साथ ही कर दें, वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता, तो इसमें क्या बन जाएगा? इसका सिंगलेट। तो ये कहने का क्या है? स्पिन स्प्लिटिंग क्या है? जब नाभिक के अंदर नाभिक घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पे और इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन चारों चक्कर लगा रहे हैं, तो एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और इसके परिप्रेक्ष्य में हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब लगाते हैं तो इसके द्वारा स्पिन में क्या अंतर आ रहा है, तो उसमें यानी एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है या कम हो रही है, या कह सकते हैं इनकी पीक का जो मान टो के रूप में हम निकाल रहे थे वो अप हो रहा है या डाउन में हो रहा है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग जब इस प्रोटॉन के साथ अन्योन्य क्रिया होती है तो हम देखते हैं, वैसे देखते हैं तब तो A टाइप का, B टाइप का, C टाइप का। तो यहाँ कितने बनने चाहिए? 3 प्रकार के प्रोटॉन दिख रहे हैं हमें। 3 प्रकार की स्प्लिटिंग हमारे पास आनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये स्प्लिट होता है, तो जैसे मान लीजिए हम करें 3 प्रकार के आ रहे हैं, ये स्प्लिट होने के कारण क्या? इसके अंदर और इसके अंदर, यानी एक दूसरे के अंदर प्रोटॉन की अन्योन्य क्रिया होगी और एक से ज़्यादा पीक्स में चला जाएगा। जैसा हमने कहा ट्रिपलेट 3 पीक बन रही है, यहाँ पे क्वाड्रेट 4 पीक बन रही है, यहाँ पे सिंगलेट 1 पीक बन रही है। तो ये सब क्या है? प्रोटॉन के द्वारा अन्योन्य क्रिया है, जो जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग होना, जिससे एक से ज़्यादा पीक्स का, मल्टीपल पीक्स का निर्माण होना। इसमें आएगा एक कपलिंग कांस्टेंट और, यानी स्पिन कपलिंग कांस्टेंट में क्या होता है कि जब 2 हमने ये स्पिन के लिए वेवलेंथ, एक ये एक है, इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है ये कहलाती है J। इसको बोलते हैं स्पिन कांस्टेंट के रूप में, ये J, यानी इसको A मान ले, B मान ले, JAB, ये दोनों दूरी क्या कहलाएगी? इसको कहते हैं स्पिन कांस्टेंट के रूप में। तो आज हम पढ़ेंगे स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में और इसको देखें। देखिए, एक प्रोटॉन के चक्रण की उसके निकटवर्ती प्रोटॉन, मैंने बताया ना, एक प्रोटॉन से दूसरा प्रोटॉन, निकटवर्ती प्रोटॉन के चक्रण से अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं चक्रण युग्मन, स्पिन कपलिंग। फॉर एग्जांपल वो एथेनॉल का हमने लिया, जैसा कि हमने पहले इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है? द्वितीयक प्रभाव। एक प्रभाव तो हमारे पास क्या था? पहले हम शुरू में कहा कि इसके एक प्रोटॉन का ये बन जाए A टाइप का, एक B टाइप का, एक C टाइप का, 3 प्रकार की पीक हमारे को प्राप्त होंगी। लेकिन मैंने कहा ये तो प्रारंभिक एटमॉस्फेयर था इसका, लेकिन जब अन्योन्य क्रिया हो जाती है इसमें एक दूसरे इंटरेक्शन के द्वारा, तो द्वितीयक प्रभाव कहलाता है, केमिकल शिफ्ट के रूप में। द्वितीयक प्रभाव को रासायनिक विस्थापन, केमिकल शिफ्ट पर अध्यारोपित होता है। तो चक्रण विपाटन होता है।
प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्रण के परिणाम स्वरूप रासायनिक विस्थापन उत्पन्न होता है। चक्रण के परिणाम से क्या होता है, एक केमिकल शिफ्ट उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण एक लघु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसी प्रकार से उसमें एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, या कह सकते हैं एक लघु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो सामान्य प्रयुक्त, जो हमने इंड्यूस्ड, जो बाहर से प्रयुक्त करते हैं क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है, जिससे परिरक्षित नाभिक के अनुनाद के लिए आवर्ती अथवा उस क्षेत्र में आंशिक परिवर्तन हो जाता है। तो जो उत्पन्न हो रहा चुंबकीय क्षेत्र और जो प्रेरित हम बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं एक दूसरे विरुद्ध कार्य करेंगे, तो उसमें निश्चित रूप से आवर्ती या उसके आंशिक परिवर्तन का संभावना रहती है। द्वितीयक वातावरण में क्या होता है, प्रभाव में एक प्रकार के प्रोटॉनों का समुच्चय यानी वन सेट ऑफ न्यूक्लियाई, यानी एक न्यूक्लियाई के साथ कितने सेट है प्रोटॉन के, 3, इस न्यूक्लियाई के साथ कितने हैं, 2। तो हमने क्या कहा, वन सेट ऑफ न्यूक्लियाई, प्रोटॉन दूसरे प्रकार के वन सेट ऑफ न्यूक्लियाई के साथ क्या करते हैं, अनुनादी व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, रेजोनेटिव व्यवहार को, अनुनादी व्यवहार को, जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटॉनों के समूह के मध्य एक अन्योन्य क्रिया होती है और उसके द्वारा क्या होता है, युग्मनन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम ले रहे हैं, जैसे ये किसका अपने पास, प्रोपेन का ले लें मान लीजिए, या 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये क्या हमारे पास CH3 CH CH3। तो इसमें किस प्रकार के NMR प्राप्त हुए, कितने प्रकार NMR? तो पहले सबसे पहले हमें देखना हो प्रोटॉन कितने प्रकार के हैं। A टाइप का प्रोटॉन, B टाइप का प्रोटॉन, ये C बोलेंगे A, क्योंकि ये दोनों एटमॉस्फेरिक हैं, बीच का प्रोटॉन का, तो इसको A ही बोलेंगे। तो 2 प्रकार के प्रोटॉन हमें प्राप्त हो गए, A और B प्रकार का। तो इसके द्वारा B प्रकार के प्रोटॉन पे अगर हम कहें कि स्पिन कितनी आ रही हैं, कितनी पीक्स बन रही हैं, तो हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, N+1, कितने हैं, 3 और 3 6, 6+1 क्या बन गया, 7, सेप्टेट। तो सेप्टेट के रूप में जो मेथिलीन का ग्रुप है इसमें जो है अन्योन्य क्रिया होगी, और इनके द्वारा क्या होगी, इसकी डबलेट, क्योंकि एक प्रोटॉन है 1+1 डबल, यहाँ भी क्या होगी, डबलेट। इन दोनों का एटमॉस्फेयर जो रासायनिक विस्थापन है एक समान है, इसलिए हमने क्या कहा, A टाइप का, ये भी A टाइप का, और ये मध्यम का क्या है, B टाइप का प्रोटॉन हो रहा है। यहाँ बताया आपको CH मिथाइलिन प्रोटॉन सेप्टेट के रूप में, और मेथिलीन प्रोटॉन क्या हो जाएगा, डबलेट के रूप। तो इनके द्वारा जो पीक आएगी वो क्या बनेगी, डबलेट बनेगी, और जो मिथाइलिन जो मध्य का प्रोटॉन है जिसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, B टाइप का प्रोटॉन, इसके साथ क्या बनेगा, सेप्टेट बनेगा, यानी 7 प्रकार के हैं, 6+1 6 प्रोटॉन, और +1 में जाएंगे तो सेप्टेट प्रकार की पीक्स इसमें दिखाएगा। यहाँ पे 1:2:1 और 1:3:3:1 की बात हम जो कर रहे थे वो देखिए, यहाँ पे क्या है, 4 प्रकार के प्रोटॉन की मैंने बात करी, 1 2 3 और 1 4 प्रकार। कैसे, इसमें कहा था कि एक तो अप डाउन में जा रही हैं दोनों, ट्रिपलेट में एक तो अप डाउन में जा रही है दोनों इलेक्ट्रॉन, एक किस में जा रहे हैं, डाउन में जा रही हैं, और मध्य के क्या जा रहे हैं, अप और डाउन, फिर डाउन और अप, ये 2 प्रकार की ये बने। तो टोटल क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 4 प्रकार की पीक्स में होगी। तो यहाँ पे इसको हमने कहा 1:2:1, अर्थात एक अलग प्रकार की है, एक अलग प्रकार की, 2 हैं ये एक जैसी हैं, यानी एक में अप डाउन, दूसरे में डाउन अप। यहाँ ये B0 क्या दिखाया, जिसको हमने H0 से भी शुरू किया था, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें इसमें क्वार्टेट में क्या था, 4, तो यहाँ पे संभावित स्थितियाँ कितनी बन रही है, 8। एक तो वही अप वाली बनेगी, एक डाउन वाली बन जाएगी, और दूसरी क्या बनेगी, 3 स्थितियाँ वो बनेंगी अप और डाउन की। आप देखिए कोई सी एक जैसी स्थिति नहीं है, सब अलग अलग हैं। इसमें दोनों अप हो रहे हैं, एक डाउन, इसमें 2 डाउन हो रहे हैं, एक अप, यहाँ पे एक अप एक डाउन एक अप, ये इसका उल्टा ये हो रहा है। इसका मतलब क्या होगी, ये सब प्रकार से अलग अलग हैं। तो इनको हमने क्या किया, 1:3:3:1, यानी 1 3 ये फिर 3 और ये 1, तो ये टोटल क्या हो गया, क्वार्टेट टाइप की पीक्स बनती हैं। NMR सिग्नल का विपाटन किन परिस्थितियों में नहीं हो सकता, हमने अभी विपाटन की बात कर रही थी, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के प्रोटॉन के मध्य जब अनोन्य क्रिया हो रही है तो इनके अंदर स्प्लिटिंग हो रही है, और इस स्प्लिटिंग में ऐसी कंडीशन है कि किस प्रोटॉन के मध्य स्प्लिटिंग नहीं हो सकती। उसमें पहला क्या है, अणु के सारे प्रोटॉन एकदम समान हों। कैसे हों, समान, जैसे मैंने कहा C6H12, तो ये अगर हम देखें बेंजीन में भी देखें तो सब प्रोटॉन क्या है, एक जैसे हैं, सबका एटमॉस्फेयर क्या है, एक जैसा है, तो इनके लिए एक सिग्नलेट प्राप्त होगा। तो एसओ के अंदर विपाटन की स्थिति नहीं बनती है, स्प्लिटिंग नहीं होती है, C6H12। इसी प्रकार से एसीटोन में CH3 COCH3,
तो ये प्रोटोन एक जैसे हैं, ये प्रोटोन एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के साथ कंडीशन क्या, एक केस में क्या बनेगा, सिंगलेट। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि विपाटन होगा। विपाटन कब होगा, जब एडजॉइनिंग कार्बन के पास दोनों के पास प्रोटोन हो तभी विपाटन होता, वरना था विपाटन नहीं होगा। किसी एक प्रकार के प्रोटोन के निकटवर्ती परमाणु पर किसी अन्य प्रकार का कोई प्रोटोन न हो, उस कंडीशन भी विपाटन नहीं होगा। जैसे CH3 CH2 CO CH3, यहाँ पे CO बीच में आने के कारण क्या इस प्रोटोन से अलग हो गया, अब इसके पास कोई नहीं है तो ये सिंगलेट देगा। यहाँ पे आप देखेंगे B टाइप का, यहाँ पे C टाइप का, ये क्या देगा 2 + 1 3 क्या हो जाए ट्रिपलेट, ये क्या देगा क्वाड्रेट, ये क्या देगा सिंगलेट। तो कहने का अर्थ क्या, अगर निकटवर्ती परमाणु के कार्बन के पास अगर कोई प्रोटोन नहीं है तो वहाँ भी स्प्लिटिंग की संभावना नहीं होगी। ये शिखर क्षेत्र का अनुपात जब उसकी हम बात कर रहे थे, ये सिंगलेट बन रहे हैं, एक है सिंगलेट बन रहा है। 1:1 में क्या हो जाएगा, डबलेट हो जाएगा। 1:1 इसमें क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट। क्वार्टेट में 1:3 3:1, इसी प्रकार से क्विंटेंट। तो किसी मल्टीप्लेट के निकटवर्ती दो शिखरों के, किसी ये दो, एक शिखर दूसरा शिखर, ये और भी हो सकते हैं पीक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लेट के निकटवर्ती दो शिखरों के केंद्र बिंदुओं के मध्य की दूरी, यानी ये सेंटर है इन दोनों का और इनके मध्य की ये दूरी को युग्मन हिसाब कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, J के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे पास एक हुआ स्प्लिटिंग का और कपलिंग की स्थिति क्या बन सकती है, जिनको हमने लिया। अब लास्ट इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं हम कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं NMR की, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। तो NMR में मुख्य एप्लीकेशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की पहचान करना, जैसे OH ग्रुप की, जैसे CHO ग्रुप की, CO ग्रुप की। तो ये सब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन को कैसे पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार से कैलकुलेट न्यूक्लियर टाइप, यानी भिन्न भिन्न नाभिकों की कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं कि कितने प्रकार के प्रोटोन उसमें हैं और कैसे उनकी पीक्स आ रही हैं, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तीसरा है यौगिक में उपस्थित विभिन्न समूहों की अपेक्षित स्थिति का ज्ञान होना, यानी यौगिक के अंदर फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, कोई प्रोटोन लग रहा है, तो उनकी स्थिति क्या है, उस यौगिक के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, उसको भी हम अपेक्षित स्थिति का ज्ञान इससे NMR के द्वारा कर सकते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो रही है उसकी, उसको भी हम इसको अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोन के अनुनाद के आधार पर अज्ञात यौगिक की पहचान करना, और प्रोटोन में जिस प्रकार की अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, उसके आधार पर हम इसको यौगिक की पहचान भी कर सकते हैं कि दिया गया यौगिक क्या है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल जैसे एथेनॉल वाली बात कर रहे थे हम, तो DMSO के अंदर हमने इसको डिजोल्व किया। DMSO विलयन डाईमेथिल सल्फोक्साइड, परबल विलायक प्रभाव होता है। ये किस लिए बताया मैंने आपको, क्योंकि कई बार कह देते हैं कि ये एथेनॉल जो है पानी के साथ के CH3 CH2OH + H2O के साथ आपको दे दिया, तो पीक कैसी होंगी। इसी प्रकार से CH3 CH2OH + DMSO विलीन में दे तो ये अंतर आएगा, ये ध्यान रखना आपका। तो DMSO में जब हम करते हैं तो प्रोटोन तो हमारे पास क्या है, वही A B C टाइप के प्रोटोन हमारे पास आ रहे हैं। A में हमारे पास सिंगलेट आ रहा था, किसके अनुसार, एथेनॉल के जब जल के अंदर ले रहे हैं, यहाँ पे हमने सिंगलेट ही बताएंगे। OH का देखिए एक सिंगलेट ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने कहा था अन्योन्य क्रिया इसके साथ CH2 के साथ नहीं होती है। लेकिन यही चीज़ अगर हम DMSO सॉल्यूशन में लें, TMS क्या है, टेट्रामिथाइलसिलेन, जो मैंने कहा था रेफरेंस कंपाउंड है NMR के लिए, तो इसकी पीक तो निश्चित होगी। तो पहले ये पीक आ गई, उसके बाद हम देखते हैं A में हमारे पास क्या है, कितने प्रोटोन से अन्योन्य क्रिया हो रही है, 2 से, तो क्या बन जाए ट्रिपलेट, तो 1 2 3 ट्रिपलेट बन गया। इसी प्रकार से CH2 कितने से हो रहा है, 3 से, तो क्या बन गया, क्वाड्रेट बन गया। और C जो एक ही OH ग्रुप था, लेकिन इसने अन्योन्य क्रिया की किसके साथ, CH2 के साथ, तो CH2 में कितने हैं प्रोटोन, 2, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट। तो यहाँ पे भी ट्रिपलेट बनेगा, किसका, OH ग्रुप का। ये हमें अंतर्निहित करना है। तो DMSO में अगर हम OH ग्रुप को साथ में लेते हैं तो ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है, और अगर हम इसको जल के साथ लेते हैं तो हमारे पास सिंगलेट प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप बुक में उसको देखें और उनको कैलकुलेट करें। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो मेरे को बताएं, क्योंकि मैटर NMR में बहुत बड़ा है, MSc तक का लेवल का, लेकिन अपने सिलेबस में इतना ही दे रखा है। इसलिए थैंक यू, आप इसको पढ़ें। धन्यवाद।